आगाज में आपको बताएं पेशावर धमाके का जिम्मेदार कौन है, मस्जिद को निशाना कैसे बनाया गया। पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से आला तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। वजीर आजम को पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि धमाके की जगह से खुदकुश हमले के शवाहिद मिले हैं। धमाके के बाद मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ। पुलिस लाइन गेट, फैमिली क्वार्टर साइट की सीसीटीवी फुटेजेस पर भी तहकीकात जारी हैं। पेशावर धमाके का जिम्मेदार कौन है, मस्जिद को निशाना कैसे और किसने बनाया। पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से आला तहकीकाती कमेटी कायम की गई है। वज़ीर आज़म को पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें वाज़ेह किया गया है, बताया गया है कि धमाके की जगह से खुदकुश हमले के शवाहिद मिले हैं। धमाके के बाद मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी, जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको ये बता दें कि पुलिस लाइन गेट, फैमिली क्वार्टर साइट की CCTV फुटेजेस पर तहकीकात जारी हैं। मुख्तलिफ कैमराज वहाँ पर नस्ब हैं, जिनकी मदद ली जा रही है और उनकी मदद लेते हुए अब बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया गया है। रिपोर्ट पेश की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इससे कबल जो भी सरगर्मियाँ थी वहाँ पर, जिस तरह का वहाँ पर काम जारी था, उस सिलसिले में भी हमने आपको लम्हा बलम्हा आगाह किया और अभी भी वहाँ पर मलबा हटाने का काम जारी है। आपको बता दें कि पुलिस लाइन धमाके में शहदा की तादाद अब 92 हो गई है। पुलिस लाइन में 2 DSP समेत 6 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जबकि शहीद होने वाले 19 अफराद का ताल्लुक 4 सद्दा से बताया जा रहा है। मस्जिद के अहादे से मलबा उठाने का काम भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज सुबह से 19 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में मजीद 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। धमाके में 157 अफराद जख्मी हुए थे। साहने पेशावर पर खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम सोग है। सूबे भर में आज कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वाक़े से मुतालिक अपडेट करने के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल के बाहर भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और दीगर नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम अपडेट हासिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अब्दुर्रहमान से, जो इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त जख्मियों के हवाले से? पुलिस लाइन मस्जिद धमाके के शहदा और उनके जस्ते खाकी को जो है रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अब तक कितने जस्ते खाकी यहाँ पर लाए गए हैं। जी आसिम साहब, ये बताएं कि उससे अब तक कितने जस्ते खाकी शहदा के यहाँ लाए गए हैं? जी बिल्कुल, 88 जो हैं शहदा यहाँ पर इलाज शिफ्ट हुए हैं। कल से लेके आज सुबह तक जो है ये सिलसिला जारी रहा है। सारे जो हैं वो उनकी आइडेंटिफिकेशन हमने कर दी है और एम्बुलेंस के ज़रिए उनको जो है यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है। इस वक्त हमारे पास यहाँ पर LRH में 57 जो ज़ख्मी हैं वो ज़ेर इलाज हैं और 8 उसमें ऐसे हैं, 6 से लेके 8 ऐसे हैं कि जो क्रिटिकल हालत में हो, उनको हमने ICU में रखा है। जी अच्छा, ये बताएं कि उनको कौन कौन से वार्डों में इस वक्त शिफ्ट किया हुआ है? मेनली जो है आर्थोपेडिक में और जनरल सर्जरी में हमारे पास जो है वो दाखिल हैं। कुछ बर्न के भी केसेस उसमें शामिल थे। अच्छा, ये बताएं कुछ सर्जरी भी हो रही हैं या नहीं? बिल्कुल, इमरजेंसी में हमने बहुत सारी सर्जरीज की हैं और अभी जितने हमारे पास दाखिल हैं तो उनकी सर्जरीज जो हैं कुछ आज हमने प्लान की है, कुछ कल जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे वो असेस करने के बाद डिसाइड करेंगे कि सर्जरी कब करनी है। लेकिन फिलहाल हमारे पास दाखिल हैं और जो ज़रूरी उनको इलाज है वो बिल्कुल उनको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर मिल रहा है। जी, ये थे रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान, जिनका ये कहना है कि अब तक 88 शोधा के जस्ते खाकी यहाँ लाए जा चुके हैं, जबकि 57 मरीज इस वक्त मुख्तलिफ वार्डों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 7 अफराद जो है उनकी हालत तशवीशनाक है। ठीक है अब्दुर्रहमान, तो हमें अपडेट कर रहे थे। एजाज खालिद ने भी हमें ज्वाइन किया है, 4 सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आपसे जानना चाहेंगे कि 4 सदस्य ताल्लुक़ रखने वाले शोधा कौन थे और कितनी तादाद है इनकी? जी, चारसदा के मुख्तलिफ इलाकों से जो शहदा की तादाद अभी आ रही है हमारे पास, तो 19 करीब शहदा की जो तादाद है वो पहुंच गई है। यहाँ के अगर हम बात करें तो इसमें सिपाही भी है, हवलदार भी है, DSP है, इंस्पेक्टर, हर रैंक के एहलकार मौजूद है। रात को 2 बजे से 3 बजे के दरमियान मलबे से जो सुलेमान नामी सिपाही जो शहीद हुआ है उसकी जो जस्तेहागी मिली है, तो उनको भी अपने इलाके चारसदा में पहुँचाए। यहाँ पर इलाके में बाकायदा कोहराम मचा हुआ है और लोग अफसरदा है इसकी शहादत पे। सुलेमान की जो है 1.5 साल बेटी भी है एक, और उसकी एक बेवा उससे
रह गई है। साथ में ये भी बताता चलूँ कि सुलेमान का दूसरा भाई भी जो काशिफ नाम है वो भी पुलिस में अभी भी ड्यूटी पर तैनात है और ड्यूटी कर रहा है। सुलेमान की शादी जो है वो तकरीबन 2.5 साल पहले हुई थी और उसकी सिर्फ एक बेटी उससे है। जी एजाज खालिद हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। हमारे नुमाइंदे इस वक्त सज्जाद हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सज्जाद, एक तो बताइएगा इस वक्त पुलिस लाइन पेशावर की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर जो इमदादी काम जारी है और अभी भी रेस्क्यू काम की जाने से कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। एक तो ये मुकम्मल कब किया जाएगा और तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, पेशावर पुलिस लाइन में इमदादी कार्रवाइयाँ भी हैं जो अब भी जारी हैं। 23 घंटे के वक्त जो है गुजर गया है। कल दोपहर 1:15 बजे ज़ोहर के टाइम पे यहाँ पे पुलिस मस्जिद की लाइन में जो है मस्जिद है उसके अंदर धमाका हुआ था जिसकी छत मुनदम होने से जो है ज़्यादा नुकसान हुए है। पुलिस ने जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और उसमें उनका ये भी कहना है कि खुदकश हमलावर के जो अज़ाब भी हैं मिले हैं जिसको फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जा रहा है और मस्जिद के पिलर गिरने की वजह से उसकी छत मुनदम हुई जिससे जो है ज़्यादा नुकसान हुआ है। पुलिस लाइन की जो CCTV फुटेज है उसका भी मुआयना शुरू कर दिया गया है। क्वार्टर गार्ड हो, बैरिक्स हो, तमाम उसकी जो है सवाइड की जो इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनकी तमाम की दोबारा से जांच पड़ताल की जा रही है। इस टाइम में ये पर खैबर रोड के ऊपर मौजूद पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर मौजूद हो। अगर हम मेरा कैमरामैन सका आपको दिखा सकते हैं तो ये पुलिस लाइन की मेन एंट्री है जहाँ से जो है एंटर होते हैं। ये सेंटर वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है तो ये VIPs और सरकारी लोगों के लिए होती है जहाँ से गाड़ियाँ एंटर होती है, जबकि दूसरी चेक पोस्ट आप देख रहे होंगे वहाँ से जो है आम लोग जो होते हैं, विजिटर्स होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, अपना शिनाख्ती कार्ड जमा करवाते हैं और इसके बाद जो है यहाँ से एंटर होते हैं। सामने जो है मेन गेट है, इस मेन गेट के साथ एक तीसरी चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी चेकिंग की जाती है और इसके जब बाद हम पुलिस लाइन के अंदर जाते हैं जो पुलिस लाइन का मेन गेट है वहाँ पर भी जो है 3 के करीब जो है लाइनें बनी हुई हैं जहाँ पर जो है बाकायदा शिनाख्ती कार्ड लेके एंट्री करवा के और जाया जाता है। और हम भी जब भी पुलिस लाइन आते हैं किसी प्रोग्राम के लिए गाड़ी में आए तो अलग लाइन से एंट्री होती है, लेकिन अगर हम पैदल यहाँ पर आए तो अलग लाइन से हमें जो है शिनाख्ती कार्ड वहाँ पर जमा किया जाता है, विजिटर कार्ड इशू करके और दोबारा वहाँ पर एंट्री दी जाती है। तो इस तरह कल के ये खुदकश धमाका कैसे हुआ, CCTV फुटेज का मुआयना जो है किया जा रहा है। खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है। आज सुबह हमने देखा कि मलबे तले जो दबे हुए अफराद हैं, जो शौदा हैं, उनको भी निकालने का सिलसिला जारी है। सुबह हमारे नुमाइंदे में बता रहे थे कि 4 शौदा को वहाँ से निकाला गया है। अभी क्या बता सकते हैं आप, ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है वहाँ पर इस वक्त? बिल्कुल 6 शहादा का जो आज जो है सुबह यहाँ पे जिसमें 2 DSP, 1 DSP असमतुल्ला जो है जो CTD के थे उनका और दूसरा DSP अरब नवाज का जनाजा जो है पुलिस लाइन में अदा किया गया है, जिसके साथ 4 एहलकार भी और मजीद भी शामिल थे। इसके अलावा जो है अभी भी रेस्क्यू एहलकारों का यही कहना है कि 2 से 3 अफराद के मलबे तले दबे होने की इतलात मौजूद है, जबकि 90% हिस्सा जो है मस्जिद का वो मलबा उठा लिया गया, जबकि 10% हिस्से के नीचे जो है 90% मलबा उठा लिया गया है, अभी भी 10% बाकी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदगान सज्जाद हैदर, अब्दुल रहमान, एजाज खालिद हमें अपडेट कर रहे थे इस पूरी सूरत के हवाले से। इसी पूरे मामले पर मजीद बात करने के लिए हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन आपको बताएं इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से कि अब जो तादाद है शहदा की उसमें भी इजाफा हो चुका है। पेशावर पुलिस लाइन धमाके में शहदा की तादाद अब 92 हो गई है। पुलिस लाइन में 2 DSP समेत 6 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई हैं। शहीद होने वाले 19 अफराद का ताल्लुक चारसद्दा से है, जिस हवाले से हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे। मस्जिद के हाथे से मलबा उठाने का काम अभी भी जारी है और सज्जाद हैदर ऐसा ही बता रहे हैं कि अभी 90% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी भी 10% काम बाकी है मलबा हटाने का और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जा सके। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज सुबह से 19 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि रेस्क्यू काम का ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में मजीद 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। सानिया, पेशावर पर पूरी कौम सोगवार है। पूरे मुल्क के अवाम की एक ही आवाज़ है कि दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा दी जाए। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए सियासतदान इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो जाएं। कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए कि इनकी 7 नस्लें तक याद रखें कि हमने ऐसा काम नहीं करना। ऐसा कोई सजा दें ताकि पूरे दहशतगर्दों के लिए जो है ये एक इबरतनाक निशान बन सके। एक प्लेटफॉर्म पे बैठे और मिलकर जो है इसके दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दाम करें। हम लोग चाहते हैं कि इस पे स्ट्रांगली एक्शन लिया जाए, अपने लड़ाई झगड़ों को छोड़ के हमारे मुल्क को महफूज बनाया जाए। एक लाए अमल तय करना पड़ेगा, जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है अमल दरामद करवाना पड़ेगा। हमारे बचपन में यही होता था कि जी रोज धमाके हो रहे हैं, स्कूलें बंद हो रहे हैं, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। स्टेट को अपनी पॉलिसीज में फर्म होना चाहिए, यहाँ पे स्टेट को अपना एक फर्म रोल एट्रीब्यूट करना चाहिए।
और इसी अफसोसनाक वाक़े पे हम बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है उनसे। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मारिया साहिबा, नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता नज़र आ रहा, और साथ में ये भी बताइएगा ये धमाका किसकी गफलत हो सकती है? देखिए, इस वक्त आपको एक मुनज़्ज़म जो है दुश्मन का सामना है, जिसमें हिंदुस्तान, जिसमें वो तमाम मनासर जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते रहे, इस वक्त दोबारा मुतहरिक हो चुके हैं। तो इस वक्त आपको कोई आम दहशतगर्दी का सामना नहीं है, एक बड़ी दहशतगर्दी का सामना है, जिसके अंदर आपके अंदरूनी और बैरूनी दोनों जो लोग हैं वो मुलविस हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आपका जो नेशनल एक्शन प्लान है, उसके बाद जो आपको नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रक्चर्स खड़े करने थे, आपने उनको उसका खड़ा नहीं किया। ना ही उनको कानूनी तौर के ऊपर पावर करवाया है, ना ही उनको आपने फाइनेंशियली उनको इनेबल किया, ना ही आपने उनकी स्ट्रक्चरल जो जरूरियात थी उनको पूरा किया है। आपके मुख्तलिफ कवानीन जो जैसे पाकिस्तान पैट्रियट एक्ट था, ये बाकी वो लैप्स कर गए उनके हाथ से। ये इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना रहेगा जब तक कि आपके बैरूनी दुश्मन जो हैं मौजूद हैं, और उसके साथ साथ अंदरूनी जो खलफशार है वो भी मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में कुछ फैसले आपको करने होंगे, और सबसे पहला फैसला ये है कि दहशतगर्दी के लिए आपके पास जीरो टॉलरेंस है, और अगर कोई करेगा तो उसका जवाब आप ना सिर्फ देंगे लेकिन आप उनके हक में इंसान तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है मारिया साहिबा, साथ ही मौजूद रहिएगा। मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने भी इस दौरान हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वाक़े को आप कैसे देख रहे हैं? एक मस्जिद को निशाना बनाना ये पहला वाक़या नहीं है, इबादत गाहों को इससे कबल भी निशाना बनाया जाता रहा है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और सच्ची बात यह है कि इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान की फिजा को इंतहाई सोगवार कर दिया है, और हर पाकिस्तानी दुखी दिल के साथ, इंतहाई कल्बी दिली रंजो गम के साथ इस वाक़े को देख रहा है। और अब तक की जो इतलात हैं उसमें तकरीबन कोई 70 के करीब इतारे नमाजी शहीद हो चुके हैं। गौर किया जाए तो इन शहदा के अंदर पेश इमाम है, खातून भी शहदा के अंदर शामिल है, पुलिस के अफसरान शामिल हैं, और इसमें देखा जाए ये सारे नमाजी थे। मस्जिद के मीनार गिर गए, मस्जिद का हाल शहीद और तबाह हो गया, इसी तरह मस्जिद की छत गिर गई, कई घंटों तक नमाजी अंदर तड़पते रहे और मलबे के अंदर पड़े रहे। जाहिर सी बात है कि इससे ज्यादा हौलनाक, अलमनाक सानहा हमारे मुल्क में और क्या हो सकता है। इंतहाई गमनाक और इंतहाई अफसोसनाक सानहा है। मगर इस मौके पर कुछ बातें हैं जिनको हमें क्लियर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, आज तमाम मीडिया ने और तमाम अखबारात ने कई सारे सवालात भी उठाए हैं। उन सवालात का जवाब भी देने के लिए हमारे पास मुकन्निना और मुक्तदिरा के पास कुछ होना चाहिए। ऐसा हसास तरीन इलाका, वहाँ खुदकश हमला आवर कैसे पहुंचा, जैसा कि खुद वजीर आजम साहब का ये सवाल है। फिर इसी तरह सिक्योरिटी फेलियर, फिर इंटेलिजेंस के मामला, फिर ये कि इतना बड़ा धमाका खेज मवाद वहाँ पर कैसे पहुंच गया, क्या पहले से वो खुदकश हमला आवर वहाँ मौजूद था या नहीं। इसके साथ साथ एक मामला जो इस वक्त पाकिस्तानियों को दरपेश है, वो चाहते हैं एक एक पाकिस्तानी के दिल की आवाज ये है, तुम झगड़ा करो या लड़ाई करो, सख्ती करो या नरमी करो, मुज़ाकरात करो या कुछ भी करो, अमन चाहिए, अमन चाहिए, अमन चाहिए। किसी भी बिल्कुल अमन चाहिए, और यकीनी तौर पर अब इसको देखना होगा। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, समा के लिए आपने वक्त निकाला। इसके साथ साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, आपका भी बेहद शुक्रिया। अभी आपको अहम खबर दें, चौधरी शुजात काफली के सरबराह रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात की बरतरफी पार्टी आइन से मुतसादिम करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। आपको बताएं, चौधरी शुजात काफली के सरबराह रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, तफसील बताइएगा इस फैसले की। देखिए, 18 अगस्त को महफूज किया गया यह फैसला था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुना दी है, जिसके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया है, और काफली की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जानिब से चौधरी शुजात को पार्टी से निकालने का और सदारत से हटाने का जो इकदाम था उसको इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के आइन से मुतसद्दिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना है कि नाम निहाद सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जानिब से जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया था उसको भी गैर आइनी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कलअदम करार दे रहा है, और चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत के ओहदे पर बहाल किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन तफसील के लिए।
चीन ने पेशावर मस्जिद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। चीनी सफारतखाने ने धमाके के मुतासरा खानदानों से अफसोस का इजहार किया है। चीनी सफारतखाने का कहना है कि सानहा पेशावर के मुतासरीन और जख्मियों के खानदानों के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हैं। सानहा पेशावर की तहकीकात, जख्मियों के इलाज और इमदादी सरगर्मियाँ ये कहाँ तक पहुँची हैं, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। कमिश्नर पेशावर रियाज महसूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इस सानहे की तहकीकात के बारे में क्या बता सकते हैं, कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, इस तरह है कि अभी तो हम इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन का फेज हमारा स्टार्ट हो गया और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ क्लेम्स किए हैं, तो हम सबको देख रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो एक हमारे लिए चैलेंज भी है और लेकिन हमारी जो इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन की ब्यूटी है वो ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से अभी तक 90% जितने भी टेररिज्म के केसेस हुए तो हम जो लॉजिकल एंड है उस तक हम पहुंचे हैं, उसमें कामयाब हुए हैं। अच्छा रियाज साहब, धमाके में एक खातून भी जान बहक हुई हैं, ये इतलात भी हैं, बता सकते हैं वो कौन है? इस हवाले से ज़रूर बताइए और ये भी बताइएगा कि पेशावर के अस्पतालों में इस वक्त ज़ख्मियों के इलाज के हवाले से किस तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं? 90% जो हमारे जो इंजर्ड हैं उनको हम ट्रीटमेंट के लिए LRH भेज रहे हैं बिकॉज ऑफ दी प्रॉक्सिमिटी फैक्टर के LRH करीब है और वरना ना कोई कैपेसिटी का इश्यूज है। KTH में 5 to 7% इस तरीके से 2 to 4% जो है ना हम हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स भेज रहे हैं। जहाँ तक हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी का ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा है और इसके अलावा ना कोई दवाई ना डॉक्टर, किसी चीज की भी कमी नहीं है और रिलीफ एक्टिविटीज तो मेरे ख्याल में एग्जाम्पलरी जो है वो रिस्पांस दिया है गवर्नमेंट की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सब ने। जो आप खातून की शहादत की बात कर रहे हैं तो इस मस्जिद के बिल्कुल साथ ही पुलिस लाइन में पुलिस वालों के क्वार्टर्स हैं, तो ये चूंकि इसकी जो इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की वो इतनी शदीद थी कि जो साथ वाला घर था उसमें एक खातून और वो भी पुलिस की है वो शहीद हुई है। सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर पेशावर रियाज महसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं IMF के तमाम मुतालबात पर अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान का IMF कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में रहना चाहता है, मुश्किल फैसले बतदरीज किए जाएंगे। हुकूमत ने वफ्द को आगाह कर दिया। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। शकील, मुज़ाकरात में किन उमूर पर बातचीत हो रही है? देखिए शरीफ, आज मिशन हेड नेथन पोर्टर की सरबराही में IMF के वफ्द ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से और उनकी माशी टीम के दीगर अरकान से मुलाकात की है और पाकिस्तान की जो इकानमी है उसकी जो सिचुएशन चल रही है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। नवे इक़्तिसादी ज़्यादा मुज़ाकरात के शेड्यूल और खदख्वाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है और IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि इस्लाहात का अमल जारी रखा जाएगा और पाकिस्तान मुश्किल फैसले करने के लिए तैयार है। कर्ज प्रोग्राम जो है इसको मुकम्मल किया जाएगा और IMF के जो मुतालबात हैं उन पर बतदरीज अमल किया जाएगा, लेकिन साथ ही IMF से ये भी कहा गया है कि जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उस पर बोझ कम से कम डालने की कोशिश की जाएगी और IMF इसके लिए ज्यादा दबाव ना डाले। आज IMF की टीम जो है दिन 2 बजे FBR हुकाम से मुलाकात कर रही है जिसमें जो मिनी बजट मुजव्जा डिस्कस हो रहा है उस पर गौर किया जाएगा और IMF की तरफ से कुछ मुतालबात सामने आएंगे, खुसूसन जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ दिसंबर में उस पर और नए टैक्स मेजर्स जो लेने हैं उन पर गौर किया जाएगा। तो IMF की आज बाकायदा मीटिंग शुरू हो गई है, डाटा का तबादला होगा, 3 से 4 रोज ये प्रोसेस रहेगा और उसके बाद पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे जिसमें फिर दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और उनकी सीनियर जो इस्लामिक टीम है वो पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, मीटिंग शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया शकील अहमद आपका। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन नहीं हुए जो कि हुए थे लोकल गवर्नमेंट के सेकंड फेज के इलेक्शंस। उसके बाद और मैं आपको फिर बताता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमने कई बार कहा कि जी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, उनकी अपनी पार्टी की डिसीजन थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर वो पार्टिसिपेट करते तो ये मैं आपको बता सकता हूँ हम और सीटें लेते। इसलिए कि हमारी स्ट्रैटेजी, हर एक की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, इनके आपस में वोट करते और हम जो अभी हमने सीटें ली इससे कुछ ज़्यादा ही लेते। उसके बावजूद हम आगे इलेक्शन के नेक्स्ट मरहले के लिए तैयार हैं और हम यही चाहेंगे इलेक्शन कमीशन कि वो जल्दी से अगले मरहलों की तरफ जाए और जो भी अक्सरियत हासिल करे, किसी के नाम के आगे मेयर नहीं होता, किसी ये
कराची शहर की आवाम जिसको चाहेगी उसको वो इलेक्ट, उन्होंने अपने वोट दिए हैं, वो मेंबर्स के ऊपर है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। और आगे जाके हम सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा सर, ये बता 10-11 महीने, 1 साल से ऊपर कुछ कराची का पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले ने इंतज़ाम संभाला था और फ़र्क साफ नज़र आया। वो हर एक कहता है, हमारे जो दुश्मन हैं, सियासी दुश्मन और कहती है, वो भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं। तो अब उसको आगे देखते हुए हमें आगे फ्यूचर भी वही नज़र आ रहा है। अच्छा, आपने दहशतगर्दी की मजम्मत की, पेशावर वाक़े की मजम्मत की। सर, कराची आज भी गैर महफूज महसूस होता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है, क्यों सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है? तो ये कराची के जो थ्रेट्स हैं उसको कैसे आप देखें? मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मैंने अभी पहले हफ्ता पहले 10 दिन पहले एक मीटिंग दोबारा ली थी। जब तक हमारे लोग कॉन्फिडेंट ना हो जाए, देखिए लाहौर में भी सेफ सिटी है, इस्लामाबाद में भी सेफ सिटी है, लेकिन वो उसके नताइज नहीं आ रहे जो आने चाहिए। अगर मैं आपको क्लियरली कहूँ, एक सिर्फ नाम लिखने के लिए कि जी सेफ सिटी मैंने कर दिया कराची में और मैं कैमरा डिप्लॉय कर दूं और उसकी रिजल्ट कोई ना आए, वो मैं नहीं चाहता। तो मैंने बड़ा और चाह रहा हूँ कि जो भी सल्यूशन आए वो सल्यूशन इस शहर के लिए बेहतर हो। हमने जो लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी उनके साथ भी कंसल्ट किया है, जो प्रॉब्लम्स जहाँ रह गए उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। हम अभी तक, मैं पिछली मीटिंग में भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। तो आप ये कहना कि जी बस मैं कैमरा 4 लगा दूं, इस वक्त भी कराची में बाकी शहरों से ज़्यादा कैमरे हैं। एक मैं ख़त्म कर लूँ, नहीं यार मेरे भाई, ठीक है। तो सिर्फ ये कहना कि जी भाई नाम की खातिर कि जी मैंने सेफ सिटी कर दी और मैं अनाउंस कर दूँ और लगा दूँ, वो मैं नहीं करूँगा। मैं वो चीज़ करूँगा जो इस शहर के लिए, जो इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों का टैक्स का पैसा है वो प्रॉपर खर्च हो। जहाँ यही प्रोजेक्ट कभी वो 30 अरब का हो जाता है, फिर 23 अरब का हो जाता है, अब डॉलर का चेंज आ गई, उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो जब तक हमारे टेक्निकल लोग उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता है और वो एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम वो, हमारे पास इस वक्त भी जो भी जराइम होते हैं उनके जो कैमरेज हमारे डिप्लॉयड हैं, इसमें जब पता ना इस वक्त भी कराची शहर में बाकी जगहों से ज़्यादा कैमराज डिप्लॉयड हैं। तो ये मैं इसको मानता हूँ बिल्कुल कि इसको और जल्दी होना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन वो होना चाहिए जो कि शहर के लिए कारआमद और फ़ायदेमंद साबित हो। शाह साहब, सिंध सरकार बोल मुतासिर सां वाइदो कयो त जनवरी जे आख़िर में किस्त जेका आहे घर ठाहिण लाइ उहा ॾींदासीं। हिन वक्त उहा किस्त जारी न थी। जवाब नहीं सके न कोई मसलो, मैं आपको जवाब देता हूँ। ये सिंध हुकूमत का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। आज तक इस किस्म का प्रोजेक्ट सोचा, 2010 में भी फ्लड आया था, 2011 में भी फ्लड आया था। हमारी जो रिसेंट पास्ट में, उससे पहले 76 में बड़ी फ्लड आई थी, 90s में फ्लड्स आए थे। कभी भी किसी हुकूमत ने ये तैयार नहीं किया कि हम घर बना के देंगे जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं फ्लड में, पहली बात। और ये फ्लड भी तारीख का सबसे बदतरीन फ्लड था जो कि पूरे सिंध को जिसने इस घेरे में लिया। 20 लाख से ज़ायद घर हैं जिनको हमने देना है। अब उसके लिए ये आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं है। मैं अभी भी नहीं कहता कि हमने कोई इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये रिजॉल्व है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पे कि हम ये घर देंगे। और उस सिलसिले में हमने जो फाइनेंसिंग है उसकी भी अरेंजमेंट की है, मतलब पूरी अभी तक नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को, गालिबन 8 तारीख को कराची में कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं जिसमें हम पोस्ट जिनीवा जिन लोगों ने प्लेजेस किए हैं उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। इसलिए वो प्लेजेस आ गए, 9.5-10 अरब डॉलर के तकरीबन प्लेजेस आए। सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने उन 9.5-10 अरब डॉलर में से तकरीबन 2 अरब डॉलर से ऊपर के प्लेजेस को प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया है। और उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है आपका फ्लड वाला हाउसिंग का, जिसमें $500 मिलियन हमने वर्ल्ड बैंक से अप्रूव करा लिए। सर्वे आसान काम नहीं है, इधर बैठ के ये एक घर की बात नहीं है, वो 50 लाख घर वाली हवाई बात नहीं है। ये गरीबों के 20 लाख घर जो तबाह हुए हैं उनको क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना, ताकि ऐसा भी ना हो कि जी अभी तो आपने घर बना दिए और अगले सैलाब में फिर वो डूब गया। उस सिलसिले में हमने अपने इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो कि अच्छी शोहरत रखने वाले NGOs हैं उनको साथ में लाया है। सर्वे वो वैलिडेट कर रहे हैं और कर चुके हैं काफ़ी हद तक। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को हम इसका लॉन्च भी करने जा रहे हैं।
तो आपकी जो खदशा अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ख़त्म इसके बाद कर लीजिए सवाल, खदशा आपका अपनी जगह पे है, लेकिन ये एक मैं कह रहा हूँ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी पहले नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला इसको हम मुकम्मल करके देखें। अभी भी हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे पास आधे से कम फंड्स हैं इस वक्त अवेलेबल और हम कोशिश हमारी यही कि बाकी फंड्स हम अवेलेबल करें। लेकिन अगर हम इंतज़ार करेंगे कि जब तक पूरे पैसे जमा करें उसके बाद डिस्बर्समेंट शुरू करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। लोगों को सख्त ज़रूरत है, उनकी सर पे छत नहीं है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करके, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कहा था, वो प्रोजेक्ट करना जिसमें कोई, इसलिए कि इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। लोग समझ रहे चाहे अरबों रुपए की हमको ठेके देंगे, कोई नहीं। वो लोग अपने घर खुद बनाएंगे, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स उनको गाइड करेंगे, वो उनको चेक करेंगे, उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की मिशनरी होगी, वो उसको चेक करेगी। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान बना और इंशाल्लाह ताला उसमें टाइम ज़रूर लगा है। जनवरी के एंड नहीं तो फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। आपका सवाल मेरे भाई आप, मैं बहुत ही माजरत से, आप गए हो, देखा है आपने सैलाब में स्कूलों की जो हालत हुई है। 40,000 हमारे स्कूल हैं, उसमें से आधे अफेक्टेड हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो बाहर देखने में तो बिल्डिंग सही नज़र आती है, जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं उसकी छत की हालत, उसका फ्लोर पूरा संक हुआ है। अब इस हालत में हमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लगे बहाली में 20,000 स्कूल का, तो क्या आप तालीम को पीछे छोड़ दें? इस वक्त वो बच्चे, और मैं कई स्कूलों में गया हूँ, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी जायज़ है कि वो बाहर बैठ के, अब सर्दियों में तो आप बाहर बैठ के किसी पेड़ के नीचे या साया की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, आप पढ़ाई कर सकते हैं। 2 महीने बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी हमारे यहाँ। क्या आप, और 2 महीने में ये स्कूल, मैं कहूँ कि चाहते तो ये ना कि आज रेनोवेट हो जाए, लेकिन रेनोवेट नहीं हो सकेगी। इस वजह से ज़रदार शाह साहब मेरे साथ खड़े, हमने बच्चों की तालीम को छोड़ नहीं सकते, तो हमने ये 10 स्कूल्स का एक प्रोग्राम बनाया। इसको भी अच्छी तरह वेट करके कि जहाँ फ़ायदेमंद होगा, जहाँ पे हम वो स्कूलों को टेम्परेरी तौर पे इस काबिल कर सकें कि उसके अंदर लोग सेफली बच्चे पढ़ सकें, वो हम करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ 10 स्कूल लगाएंगे। इसके बाद दावेदार होता है, वो ट्रस्ट आपके पास रजिस्टर्ड होता है, वो स्कीम कैंसिल की है, आप कैंसिल की लीज भी मंजूर कर सकते हैं और ट्रस्ट की आप लोगों के पास रजिस्टर्ड है। अगर ट्रस्टी आपस में लड़ रहे हैं तो मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन आप बड़े आसानी से कहते हैं, आप लीज कैंसिल भी कर सकते हैं। एक इसके सामने एक इमारत इधर है और एक इमारत मेरे इस तरफ है। वो इमारतें बहुत कुछ कर देती हैं। वो इमारतें हमें अभी ये भी बता रही हैं कि फ्लड के अंदर आपने कैसे टेंट बांटने। तो ये थोड़ा जो है ना कहना बड़ा आसान है, इनके साथ डील करना जो है ना बहुत ही माजरत के साथ थोड़ा सा मुश्किल। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत एहतराम है, लेकिन ये लीज कैंसिल कर दो, ये कर दो, भाई इतना आसान होता सही काम करने के लिए भी कई बार। और ये मैं नहीं कह रहा कि हम कोई कानून तोड़ के करना चाहते हैं, कानून में अंदर जो पावर भी है ना लीज कैंसिल करने के, माफ़ कीजिएगा मेरे दाएं और बाएं ये मैं इशारे ऐसे कर लेता हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरा ख्याल यही होगा। इन चीज़ों से थोड़ा सा होता है, तो आपका जवाब मेरे ख्याल मिल गया होगा। शाह साहब घंटे में आप हो कौन सा उम्मीदवार हो सकता है? देखिए मेरा ये पावर नहीं है कि मैं एक को मैं कह दूं, मेरा ये पावर नहीं है कि मैं ए, बी या सी को मेयर कह दूं। जो जीतेगा वो मेयर बनेगा, जो भी बनेगा हम उसके साथ बिल्कुल काम करेंगे एज एन इलेक्टेड बॉडी। मैं वो भी चाहूँगा कि जो भी बने वो ये एहतराम जरूर करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और रोना धोना ना शुरू करे इलेक्ट होने से पहले या इलेक्ट होने के बाद कि जी इख्तियारात नहीं है, फलाना डी नहीं है, ढमकाना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताल्लुक़ रखता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहर की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है सामने, तो हमारा हक भी है कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। शौक तो हर एक को हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है,
लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर है। थैंक यू सर, थैंक यू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया टॉक कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि कराची में पहली बार जियाला ने कंट्रोल संभाला तो फ़र्क नज़र आया। कराची में नाम लिखने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहते।